हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि है विज्ञान और मापन। मतलब जो हमारे पास एक एक्सक्लूसिवली अलग से हम एक रेफरेंस बुक के तौर पे देखते हैं हमारे भारती भवन पब्लिकेशन को, उसके अंतर्गत ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान को। मतलब ये बेसिक विज्ञान होता क्या है, इसके बाद हम इसी में डिस्कस करेंगे हमारे मापन को, मेजरमेंट को, एंड मापन से जो प्राप्त होती हैं उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां। उन राशियों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी सेशन के अंदर। मतलब यह बात समझ में आ चुकी है कि ये जो सेशन होने वाला है ये हमारी फिजिक्स की बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल प्रारंभिक शुरुआती कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। तो शुरू करते हैं ना हम इसको। कहां से भाई? तो हम विज्ञान से ही शुरू कर लेते हैं इसको। और एक बात समझते चलिएगा, अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आप एनटीएससी के लिए या फिर अपने ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो भाई इन सभी चीजों को, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही जोरदार तरीके से पकड़ के रखना होगा। और इनको जोरदार बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आएंगे और ये रेगुलर वीडियोस फॉलो करते जाएंगे, अपने आप सारे टॉपिक्स जोरदार हो जाएंगे और हम प्रिपेयर हो जाएंगे हमारे एग्जाम के लिए। तो भाई शुरू करें क्या हम साइंस को? तो जी हां, विज्ञान को शुरू करते हैं हम। विज्ञान होता क्या है भाई? तो सिंपल सी बात, किसी भी बिंदु, किसी भी टॉपिक, किसी भी विषय में आपका अगर विशेष ज्ञान है तो इसी को विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना? विज्ञान क्या है भाई? विज्ञान है किसी भी टॉपिक पर आपके पास जो उसमें विशिष्ट है ना, जो विशिष्ट ज्ञान है आपको, उसी को हम कहते हैं विज्ञान। ठीक है? तो हम तो कहते हैं भैया नहीं, विज्ञान मतलब तो सिर्फ चमत्कार ही होता है। तो भैया विज्ञान मतलब कोई चमत्कार नहीं है। विज्ञान यही कहता है क्या कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या कुछ भी चमत्कार नहीं होता भाई। यहां पर होता क्या है? तो बिल्कुल क्रमबद्ध, सिस्टमैटिकली आपको एक प्रोसेस अप्लाई करनी होती है। उसी प्रोसेस के थ्रू आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको आउटपुट मिलता है, उसी चीज को हम कहते हैं भैया विज्ञान। यहां पर प्रोसेस फिक्स रहने वाला है। ठीक है ना? आपकी एक फिक्स प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप क्या करेंगे भाई? आप कोई भी प्रयोग कर रहे होंगे, कोई भी परीक्षण कर रहे होंगे, और आप इसमें जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको आप विज्ञान कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो क्रमबद्ध तरीका है, इसका क्या मतलब है? तो क्रमबद्ध तरीका का मतलब क्या है भाई? जैसे एक सिंपल सी बात मैं करूं, तो आपको पता है कि अगर आप जनरली किसी भी चीज की, है ना, वजन नापना चाहते हैं, ठीक है ना, वेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं भाई? तो एक तराजू ले आते हैं, उस तराजू पे एक तरह पे बाट रखते हैं। बाट कैसे होंगे? तो कुछ भी पत्थर रख दूं तो हो जाएगा क्या? तो आप कहते हैं नहीं भैया, कोई भी पत्थर नहीं रखिएगा, वो जो बाट जो पहले से स्पेसिफाइड है उनको ही रखूंगा। फिर दूसरी तरफ मैं सब्जियां, मान लीजिए सब्जियों का वेट करना है, तो मैं सब्जियां दूसरी तरफ चढ़ा रहा हूं, फिर वो क्या होता है भाई? तो वो तुला, वो तराजू ऐसे ऐसे अपने आप को बैलेंस करता है, और जहां जाकर के बीच में दोनों बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर में बिल्कुल जाकर के ऐसे अगर रुक गया, तो हम कहते हैं भैया जितना बाट है उतने किलो की सब्जी हो गई। मतलब क्या था? एक चरणबद्ध तरीका था ना। अब यही प्रोसेस, वही सब्जी इस दुकान से खरीदा और दूसरे की दुकान पर जाकर के हमने क्या किया? तो उसको कहा भैया तू वेट करके देख ले यार, मेरे को डाउट हो रहा था, वो पिछले वाला पता नहीं सही किया था कि नहीं किया था। तो दूसरी दुकान पर लेकर जाएंगे तो वो भी यही प्रोसेस अप्लाई करेगा, और अगर यही प्रोसेस अप्लाई करेगा तो मतलब सब्जी की मात्रा बिल्कुल बराबर आने वाली है जितनी पहले दुकान पे आई थी। अलग अलग अगर है तो भैया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई थी। मतलब अगर मान लीजिए दोनों में, मतलब पहले वाले दुकानदार ने जो भी सब्जी का वेट बताया था दूसरे में कम आ रही है, इसका मतलब समझ में आता है कि भाई ये सावधानी पूर्वक नहीं की गई है, या फिर ऐसा कह लूं कि ये क्रमबद्ध तरीके से नहीं की गई है। भाई उसने क्या किया? दूसरे दुकानदार ने ऐसे हाथ से थैला उठा करके देख ले, बोले यार ये मेरे को समझ में आ रहा 2.5 किलो है, और हम पता चल रहा है 2 किलो ही तुलवा करके ला रहे भाई। मतलब क्या समझ में गए आप कि भाई ये क्रमबद्ध तरीके से होगा और सेम प्रोसेस से अगर होगा तो कोई भी हो उसको रिजल्ट सेम मिलेगा। इसीलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं।
यहां पर जो रिजल्ट्स आने हैं वो प्रोसेस सेम हुई तो रिजल्ट चेंज नहीं होता, रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की जो है जनरली दो मुख्य शाखाएं हैं, एक हमारी भौतिक विज्ञान है और दूसरी हमारी जीव विज्ञान है। आप कहेंगे भैया रसायन विज्ञान को तो आपने छोड़ ही दिया, तो हम क्या कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं दो प्रमुख शाखाओं की, किंतु जनरल तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान एंड हमारे पास रसायन विज्ञान भी होता है। अब रसायन विज्ञान को क्यों नहीं लेकर के आया भाई इसके अंतर्गत, तो उसके पीछे कारण था, ये जनरल क्लासिफिकेशन है, ये स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। चलिए अब इनमें क्या होगा भाई, तो इसको समझते हैं। भौतिक विज्ञान से तात्पर्य है कि अगर कोई भी चीज किसी भी भौतिक अवस्थाओं के परिवर्तन या फिर भौतिक वस्तुओं के बारे में हम पढ़ रहे होंगे तो उसको हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। अब आपको कहेंगे कि भाई ये भौतिक है क्या, फिजिकल क्या है, तो हमने इस चैप्टर के ओवरव्यू के समय पे हमने इस बात को देखा कि भाई ये भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक का मतलब है कि हमारी बॉडी में 5 सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन सी है भाई, तो आंख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। ये पांचों सेंसर हैं। जैसे आपके फोन में सेंसर होते हैं ना, बहुत सारे सेंसर फोन में होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें बहुत सारे सेंसर होते हैं भाई, मोशन सेंसर होता है, प्रेशर सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी गॉड गिफ्टेड 5 सेंसर्स हैं जो मैंने नाम लिया आपको, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सभी अलग अलग तरीके की चीजों को सेंस करते हैं। जैसे आपको पता है ना, अगर किसी चीज का स्वाद आपको पता करना होगा तो वो भैया जीभ ही टेस्ट कर सकता है ना, मतलब जीभ ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही एक सेंसर है जो इसको सेंस कर सकता है। अगर कहीं पे प्रेशर, फोर्स, टेम्परेचर इनको सेंस करना है तो कौन कर सकता है भाई, तो आपकी स्किन कर सकती है, आपकी स्किन टेम्परेचर को सेंस कर सकती है ना। आपको ठंड लगती है तो कौन बताता है, स्किन ही तो बताती है, मतलब समझ में आता है। इसी तरीके से हमारी आंखें जो है वो किसको बता सकती है भाई, तो प्रकाश ऊर्जा को सेंस कर सकती है। कान किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं वो किसी न किसी प्रकार के ऊर्जा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा के लिए सेंसिटिव है, ठीक। अब इससे बात समझ में आती है कि ये पांचों ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक, कोई दो, कोई 3 अगर किसी भी परिवर्तन को सेंस कर पा रही है तो उसको ही हम भौतिक कहते हैं, सिंपल। फिजिक्स किसको कहेंगे, फिजिकल किसको कहेंगे, फिजिकल जो होगा भाई वो वास्तव में होगा, रियल में होगा, वास्तविक चीज होगी। और अगर कोई चीज वास्तविक है मतलब हमारे 5 में से कोई एक तो एटलीस्ट, कम से कम कोई एक तो सेंस करना ही चाहिए। अगर वो सेंस कर रहा मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये भौतिक अवस्था है। अच्छा भाई, तो अब क्या किया जाए, तो अब किया जा सकता है क्या भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान किसको कहेंगे, तो कोई भी चीज जिसके इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, मतलब उसका आंतरिक गुण धर्म बदल जाए, किसके कारण, या तो दो लोगों के जुड़ाव के कारण या दो लोगों के वियोजन के कारण। मतलब या तो अभिक्रिया हो और दो लोग जुड़ जाए, या एक ऐसी अभिक्रिया हो जो टूट के अलग हो जाए। तो क्या होता है, मूल रूप से जो उसकी प्रकृति होती है उसमें वो बदलाव ला देता है। इसी को हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप कहेंगे ये सब क्या कह रहे हैं भाई, तो इसमें हम सिंपली ये कह रहे हैं, जैसे आपको मैं एक सिंपल सी बात कहूं तो दूध से दही जम गया, क्या हुआ भाई, आपके पास तो दूध था, दही जम गया, क्या हो गया वो, तो आपकी जो इनिशियल प्रॉपर्टी थी मिल्क में, दूध में जो उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज थी वो परिवर्तित हो गई है दही के रूप में, वो खट्टा हो चुका है, ठीक है ना। मतलब अपना गुणधर्म बदल चुका है, इसमें एक प्रोसेस हुई, एक अभिक्रिया हुई, उसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं और उसको रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे होते हैं। सिमिलरली मैं कहता हूं लोहा है और उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में रख दीजिए, है ना, जहां पे नमी है उसके कांटेक्ट में रख दीजिए, तो वो लोहा क्या होगा भाई, वो मॉइस्चर कंटेन करेगा और धीरे 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 क्या हो जाएगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, रस्टिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जंग लगने के बाद क्या होगा भाई, तो जंग लगने के बाद वो पाउडर के फॉर्म में शुरू हो जाएगा। अब वो जो पाउडर के फॉर्म में शुरू हुआ, क्या वो अब लचीला रह गया, क्या उसके पतले तार बना सकते हैं, क्या उसकी जो लोहे के जितनी धात्विक गुण थी क्या अब उसके अंदर बची है, तो आप कहेंगे नहीं। तो ये आता है हमारे रसायन विज्ञान के अंतर्गत, हम ये रसायन विज्ञान के अंतर्गत देख रहे होंगे।
सिमिलरली हमारे पास एक और सेगमेंट है जीव विज्ञान, नाम से ही क्लियर है, यहां पे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाएगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा जाएगा, जो सांस ले सकते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो चल फिर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाएगी। यहां पर भी दो पार्ट हो जाता है, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चल फिर सकते हैं, जंतु, और एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स या एक इस तरीके की कैटेगरी जो कि चल फिर नहीं सकते लेकिन ग्रोथ करते हैं, सांस लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ये भाई सांस लेते हैं, ग्रोथ भी होती है इनमें, ये बढ़ते हैं, एज भी होती है इनकी, एक लाइफ के बाद ये मर भी जाते हैं, लेकिन ये चल फिर नहीं सकते, तो उसमें भी अलग से फिर कैटेगरीज बन जाती हैं, उसमें अलग से हम पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी के रूप में इसको। खैर, हमें इसके मूल रूप को पढ़ना था, हमने अपने मूल रूप की बात कर ली, तो अब आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी बातें, क्योंकि 8th क्लास तक तो आप पढ़ के आए थे विज्ञान, अब यहां से बात हो गई क्या भाई, भौतिक शास्त्र अलग हो गया, रसायन शास्त्र अलग हो गया, और हमारी जीव विज्ञान अलग होगी। तो इन सभी के अलग होने का मूल कारण क्या था, तो इनके अलग होने का जो हमारा मूल कारण है, मुख्य कारण है, वो है कि भाई अब हम आ चुके हैं बेसिक क्लास में, फाउंडेशन क्लास में। अब जिस किसी भी चीज की तैयारी आगे भविष्य में करना चाहते हैं, उसकी ये फाउंडेशन क्लास है, बेसिक क्लासेस है, यही से सब कुछ अब शुरू होता है, यही से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, यही से आप अपने आप को फोकस करते हैं किसी एक टारगेट के लिए। तो इसलिए भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हम कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जहां पर मैंने आपको क्या कहा कि कोई भी करेगा वो रिजल्ट सेम पाएगा। आप समझिए ना, एक ऐसा काम कोई भी करे आंसर सेम आए, एक ऐसा काम कोई भी करे रिजल्ट सेम आए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग तो होगा ही भाई। आइए हम और बात करें तो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस का मतलब है इसका संबंध निर्जीव पदार्थों और उनके संबंध के घटनाओं से। यहां पे जो हमने भौतिक और जीव विज्ञान लिखा था, दो कैटेगरी बांटी थी, इसीलिए बांटी थी क्योंकि भौतिक विज्ञान कहने का मतलब सिर्फ निर्जीव के बारे में, और जीव विज्ञान कहने का मतलब ये जीवित। रसायन विज्ञान में जैसा कि हमने कहा ना कि ये एलिमेंट्स के बारे में आएगा, तत्वों के बारे में आएगा, पदार्थ के गुणों के बारे में आएगा, इन सभी चीजों के लिए चलेगा, धातु, अधातु, उपधातु, ये सब की बात हो रही होगी, मतलब ये सब निर्जीव थे। और जीव विज्ञान में सभी सजीव होंगे। जीव विज्ञान मतलब लाइफ साइंस का मतलब है कि सजीव पदार्थ और उनसे संबंधित घटनाक्रम। ठीक है, अब आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ चुका होगा कि साइंस क्या है, विज्ञान है क्या, क्यों पढ़ते हैं, और कौन कौन से इसकी प्रमुख रूप से शाखाएं हैं। तो क्या अब आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो हम अपने पिक्चर को शुरू कर लें? तो भैया हमारी पिक्चर यहां से शुरू होती है, हमारी भौतिकी शुरू होती ही मेजरमेंट से है। मेजरमेंट का मतलब होता है भैया मापन, और मापन किसको कहते हैं? मापन के लिए एक बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। देखिए हम बात करते हैं, हम फिर वापस आएंगे जो हमने यहां पर लिखा हुआ। सबसे पहले हम मापन की अगर बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तो आप तो इस शब्द को ऐसा समझा कीजिए, मैंने मेजरमेंट लिखा ही नहीं है, मैंने मापन लिखा ही नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ एक बात अपने दिमाग में रखे, तुलना। किसकी तुलना भाई? अज्ञात की। किसकी तुलना? अज्ञात की। किससे तुलना? तो ज्ञात से, है ना। किसकी तुलना? तो अज्ञात की। किससे तुलना? तो अज्ञात से। ये क्या लिख रहे भाई, ये क्या चलने लग गया? तो सिंपल सी बात जरा समझिए, आप इसको विशेष तौर पे समझ सकते हैं। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है और इस लाइन की मुझे निकालनी है लंबाई। तो ये लाइन जो है ये कैसी हो गई भाई? ये अज्ञात लंबाई की है। ये कैसी लंबाई है? अज्ञात लंबाई। अब मैं इसके पास में ले आके रखता हूं एक स्केल। ये आ गया स्केल। कौन सा स्केल भाई? जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में गिवन। उसमें अगर आप देखें तो इसको इस तरीके से 0 से शुरू किया जाता है, 1 2 3 4 5, है ना, फिर 6 7 8 9 10, ऐसा करके यहां 1 लिखा होगा। फिर इसी तरीके से इधर 2 3 4 ऐसे लिखे होंगे 15 तक। आपकी जो सेंटीमीटर स्केल है वो 15 सेंटीमीटर की स्केल है। ठीक है, तो अब क्या किया, इस अज्ञात को, ये स्केल क्या है भाई? तो ये है हमारा ज्ञात। इसमें लंबाई हमको पता है ना पहले से ही। तो इस अज्ञात को इस ज्ञात से तुलना, तुलना मतलब देखिए इसके साथ में रख करके ऐसा टेप से रख करके हम कंपेयर कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, और इसी तुलना से हम बता पाते हैं कि ये जो ऊपर अज्ञात थी उसकी कितनी लंबाई है। तो क्या सिर्फ इसी में करेंगे? तो नहीं भाई, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैंने एक तराजू लिया, ठीक है, आप कहेंगे ये टेढ़ा तराजू हो गया यार,
तो बिल्कुल भाई हम टेढ़ा ही तराजू बनाते हैं। बैलेंस तो वो खुद हो ही जाएगा जब दोनों तरफ से वेट बराबर हो जाएगा। ये हो गया तराजू। एक पलड़ा इधर भी होगा भाई, ये कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं। ये क्या हो गया भाई, हमारे तराजू हो गए। अब क्या करेंगे भाई, तो आपको पता होगा ये बीच वाला इस तरीके से हम खड़े उससे पकड़ते हैं और ये दोनों तरफ से बैलेंस होता है। बैलेंस होने के लिए क्या चाहिए, तो यहां पर रख देता हूं मैं कुछ बाट, और यहां पर मुझे कुछ भी जिस भी चीज का वेट करना, मान लीजिए कुछ सब्जियां तोल रहे हैं, तो ये इन सब्जियों को मैंने इधर रख दिया। अब जैसे ही इस वेट के बराबर इधर क्या रखा है, इधर बाट रखा है, इस बाट के बराबर ये सब्जियां होंगी, ये जो डंडी होगी ये बिल्कुल ऐसी सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। जब स्ट्रेट हो जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, अभी झुकी हुई दिख रही है, मतलब क्या दिख रहा है, सब्जियां ज्यादा है। ये धीरे 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 ऐसा बैलेंस कर देंगे, कंपेयर कर रहे हैं ना, तुलना कर रहे हैं किससे, बाट से इन सब्जियों को, और जहां पे उसकी तुलना समान हो जाएगी वहीं पर हम कह देंगे भाई ये इतने केजी की सब्जी हो चुकी है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान जो है वो किस पर आधारित है भाई, ये मापन पे आधारित है। आपको किसी भी चीज में विशिष्ट ज्ञान चाहिए, आपको टर्मिनोलॉजीज में किसी के साथ डिस्कस करना है, तो आपको भाई विज्ञान चाहिए, और विज्ञान चाहिए मतलब आपको मापन चाहिए। मापन चाहिए इसका मतलब है कि मापन कैसे करेंगे, तो हमेशा ही अज्ञात की ज्ञात के साथ में तुलना, कंपैरिजन, इसी को हम कहते हैं मापन। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो भैया कहानी शुरू करता हूं मैं, और कहानी सुनते सुनते आप सो मत जाना, नहीं तो पता चले आपको बोलो यार कहानी सुनाने लगे, चलो यार थोड़ी देर सो लेते। तुमको सोना नहीं है भाई, जगने के लिए कहानी है ये। क्यों, क्योंकि वो एक आता है ना मैसेज, जागो ग्राहक जागो, तो वही वाली बात तो हम भी करने वाले हैं। हम तो मेजरमेंट की बात कर ही रहे हैं भैया, तो मतलब वो जागो ग्राहक जागो वाली ही बात करेंगे अपन भी। क्या करेंगे जरा समझिएगा, इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी, आखिर ये मापन की क्या आवश्यकता है। किसको ऐसे समझ में आया यार कि मेजरमेंट होना चाहिए, मापन करना चाहिए, क्या क्यों। तो एक छोटी सी बात समझते हैं। आप समझिए, आपने अपने सोशल स्टडीज की बुक में इस तरीके की चीजें पढ़ी होंगी, मैं उसको ही रिपीट करूं, आपकी सिलेबस का पोर्शन है, मैं अलग से कुछ भी नहीं बता रहा, बट ये हमारे लिए किस तरीके से रिक्वायर्ड है हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। आप ऐसा समझिए, इनिशियल शुरुआती समय में जब आदि मानव टाइप्स हम रहते थे, तब स्कूल नहीं होता था, तब ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी, पढ़ना नहीं पड़ता था, यही सोच रहे होंगे भाई, है ना। तो भैया ऐसा भी था, ये बिल्कुल सही बात है कि तब ऐसा ही होता था, लेकिन उसके साथ साथ एक और बात थी जिसकी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई उस समय ऐसा होता था कि पूरा जंगल, ऑब्वियसली आदि मानव टाइप रह रहे थे, तो कैसा था भाई, पूरे जंगल में ही रह रहे थे हम। तब ना तो कुछ हमारा होता था ना कुछ उसका होता था, कुछ भी ऐसा नहीं होता था सीन भाई। क्या होता था, जो मिला वो खाए पिए, मारे पीटे, खाए पिए, चलते रहे, जीते रहे, यही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास होना जब शुरू हुआ, तो रहने लगी ये कॉलोनीज के रूप में, है ना। ऐसा पढ़ा होगा अपने सोशल साइंस में, हिस्ट्री में अपनी, तो उसमें क्या पढ़ा भाई, कॉलोनीज के रूप में, मतलब समूह के रूप में रहना शुरू हो गया। जब ये समूह के रूप में रहना शुरू हुए, तब क्या किया भाई, तो समूह ज्यादातर रहना शुरू हो गया ऐसी जगहों पे जहां खाना आपूर्ति बहुत, मतलब बहुत सारा खाना हो, और वहां पर पानी की सुविधा हो, क्योंकि हमारी बेसिक नीड पानी तो है ही भाई। भोजन भले 2 दिन तक, जैसे आदि मानव टाइप जब रह रहे होंगे, भोजन भले 2 दिन ना मिले चल जाएगा, लेकिन पानी तो रोज चाहिए। तो मतलब पानी की सुविधा जहां पर हो, इसीलिए आपने देखा ना कि जितने भी ह्यूमन सिविलाइजेशंस हुए वो सभी किसी न किसी नदी या किसी न किसी जलीय स्रोत के किनारे ही हुए। हुआ क्या, जरा समझिएगा कि भाई शुरुआती समय में हमारा अपना कुछ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोग कॉलोनीज के रूप में, समूह के रूप में रहना शुरू हुए, तो इन लोगों ने भाई इकट्ठा किया ऐसी जगह कि भाई कुछ चीजें हो जिसकी वजह से हमें लगातार पूरे साल भर खाने को मिलता रहे। लेकिन धीरे धीरे और सभ्यता का विकास हुआ, और लोग किस तरीके से होना शुरू हो गए भाई, तो कुछ ऐसी जगह बन गई, जैसे मान लीजिए ये ऐसा एक पहाड़ बना, है ना, यहां पे एक नदी बह रही है, यहां से एक नदी बह रही है, और इधर साइड में पहाड़ है। अब क्या हो रहा है भाई, तो हो ये रहा है कि यहां पहाड़ पे रहने वाले लोग, यहां पे जो रह रहे हैं, इनके पास में तो पेड़ पौधे बहुत हैं, तो खाने का बहुत सारा है, लेकिन इनको पानी पीने के लिए यहां से चल करके ऐसा नीचे उतरना पड़ता है। और नीचे उतरेंगे तो यहां पर कौन है भाई, तो यहां पर दूसरी कॉलोनी के लोग, मतलब दूसरी समूह, ये नीचे साइड में रह रही है। अब क्या करेंगे, तो ये जैसे ही नीचे उतरेंगे, इनने क्या कर दिया, मार के खा जाएंगे भाई, क्योंकि उस समय तो ऐसा ही था। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई। ये ऐसी समस्या हो गई कि ये जो पहाड़ के ऊपर थे, इनके पास खाने को बहुत कुछ था, ये पहाड़ के ऊपर हैं,
इनके पास क्या है भाई, इनके पास खाने को बहुत कुछ था, मतलब इनके पास खाना था, और ये जो नीचे रह रहे थे इनके पास पानी था। तो क्या करें भाई? तो इन लोगों ने धीरे धीरे थोड़ी सी और समय बीता, जब देखा कि भैया पानी बिना हमारा काम चल नहीं रहा और जैसे नीचे जाते मार देते, तो इन लोगों ने समझौता किया। क्या समझौता किया? कहा कि भैया ऐसा है कि हम नीचे रहते हैं तो हमारे पास इतने ज्यादा पेड़ पौधे तो है नहीं खाने के लिए, फल नहीं है, तो एक काम करो, तो हम आपके इधर जो खाना है वो यूटिलाइज करते हैं और आप नीचे उतर के पानी पी सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा व्यक्ति अगर ऊपर खाना खाने जाएगा आप नहीं मारोगे, और यहां से नीचे उतरेगा ये पानी पीने जाएगा तो ये नहीं मारेंगे। ऐसा कुछ समझौता हुआ। अब ये समझौता तो हो गया, लेकिन हुआ क्या जरा समझिएगा। ये जो पानी बह रहा है ये तो बहती हुई नदी थी, इसका पानी खत्म नहीं होने वाला इनके पीने से, लेकिन भैया ये नीचे वालों को छोड़ दिया ऊपर खाने के लिए। और इनने क्या किया भाई, जो पूरे 6 महीने का खाना था 1 महीने में ही चट खत्म। तो पता चला कि भाई ये समूह जो नीचे रह रहा था, ये समूह ने इसका भी खाना खत्म ही कर दिया। जो कि ये पूरे 6 महीने में खाता, उसने क्या किया भाई, 1 महीने में पूरा निपटा के खत्म कर दिया। मतलब क्या, अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पानी अब इन दोनों के पास है और खाना दोनों में से किसी के पास नहीं। तो ये तो गड़बड़ बात हो गई ना। इन्होंने पानी क्या मांगा, इनने तो पूरा इनका भोजन ही सफाया कर दिया। तो क्या करना पड़ा होगा? तो फिर इनके मुखिया ने कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अब हमें आपसे समझौता मतलब बातचीत करनी पड़ेगी। और अब बातचीत के दौरान दोनों ने तय किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ऐसा हो सकेगा कि हमारी तरफ से पानी पीने के लिए ज्यादा की संख्या में लोग जाएंगे और आपकी तरफ से खाना खाने के लिए कम संख्या में लोग आएंगे। कारण क्या है भाई? तो यहां पर भोजन की उपलब्धता कम है और यहां पर पानी की अधिकता ज्यादा है। तो मतलब समझ में आया कि इन्होंने अब दूसरी समझौता कर ली कि अब यहां से कम लोग जाने लगे खाना खाने के लिए। तो भाई वो जो खाना था, वो जो 1 महीने में पूरी भीड़ ने खत्म कर दी थी, अब वो कम से कम 4 महीने तो चल जाएगा। और इनको पानी पीने के लिए भी आसानी हो गई। इनके लिए थोड़ी समस्या हुई, लेकिन आतंक भी तो इन्होंने ही मचाया था ना भैया। आराम से खा रहे होते तो चल रहा होता सब कुछ। हुआ क्या यहां पे, अगर आप थोड़ा सा सोच करके देखें तो एक फैक्टर आया, उसी फैक्टर को हम कह रहे हैं भैया मापन, उसी को कह रहे हैं मेजरमेंट। क्या था मापन? मापन वहां पे यह था कि इसने गिना कितने लोग, इतने लोग इधर जा रहे, इतने लोग इधर जा रहे। अब उनको काउंटिंग तो शुरू दिन पे नहीं आती होगी कि 1 2 3 4 ऐसा गिन रहे होंगे, बिल्कुल नहीं आती होगी। लेकिन हाँ, ऐसे आंखों से देख करके तो समझ में आता होगा ना कि ये लोग इधर गए और ये इधर पानी पीने गए। तो मतलब मापन वहीं से शुरू हो गया, मेजरमेंट वहीं से शुरू हो गया, भले वो लैंग्वेज नहीं थी तब तक। फिर ऐसे ही सिविलाइजेशन और डेवलप हुआ, तब क्या होना शुरू हो गया भाई? तो तब जनरली ऐसा होना शुरू हो गया कि हम जब कॉलोनीज में रहना शुरू हुए, धीरे धीरे सिविलाइजेशन का विकास हुआ, खेतीबाड़ी शुरू हो गई। तो आप ऐसा समझिए कि भाई खेतीबाड़ी जब शुरू हुई तो इनके पास में गेहूं रखा है खूब सारा, और ये चाहते हैं कि भाई हमें चावल खाना है। तो अब इनको ढूंढना होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में क्या रखा हो, चावल रखा हो, और इसको गेहूं की जरूरत हो। मतलब क्या, ये इसके पास रखा है, ये इसके पास रखा है, और ये इसकी दोनों की जरूरत है। जरूरत है मतलब क्वेश्चन मार्क लगाता है, ये चाहिए। तो ये दोनों आपस में समझौता करके एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। इसने चावल दे दिया, उसने गेहूं दे दिया, और किसी भी क्वांटिटी में दी। जितना इसको जरूरत पड़ा चावल ले गया, जितनी इसको जरूरत पड़ी गेहूं लग गया, लेके गया। अब आप आज की डेट में सोचते तो आपको लगता है अरे यार ये तो सरासर बेवकूफी है। क्या बेवकूफी है भाई? चावल उगाने में बहुत मेहनत लगती है, गेहूं उगाने में कंपैरेटिवली कम मेहनत लगती है। बराबर कैसे एक्सचेंज हो सकता है? और बराबर भी छोड़ो, इसको जितना जरूरत है उतना ले गया, गेहूं दिया आधा और चावल ले गया लगभग डबल। तो भाई तब तक हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं ना, हम ऐसा सोचते ही नहीं थे ना। जो जिसको जरूरत पड़ी वो इस तरीके से शेयर कर लेता था। लेकिन और सभ्यता विकास हुआ तो फिर और जरूरत पड़ी किसकी, कि नहीं भाई चावल में ज्यादा मेहनत लगती है। चावल में ज्यादा मेहनत लगती है मतलब क्या? हमने उसको फिर से तुलना किया, कंपेयर किया, हमने उसको मापन निकाला और हमने पता किया कि भैया चावल कम दूंगा, गेहूं ज्यादा लूंगा तभी दूंगा। फिर दिक्कत आई। इसमें क्या दिक्कत आई? तो दिक्कत आई कि ऐसे लोग कहां से ढूंढे जाए कि मेरे पास गेहूं है और उसको गेहूं की जरूरत है, और उसके पास चावल है और मुझे चावल की जरूरत है, ताकि हम एक्सचेंज कर सके, है ना। ये कोइंसिडेंस होना बड़ा मुश्किल था भाई। तो ऐसी चीजें, ऐसा आपके साथ भी होता है भाई बहुत आसानी से, है ना। कैसा होता है? 2 दोस्त ए और बी, भैया इनकी हिंदी की कॉपी कंप्लीट है और इनको इंग्लिश वाले टीचर ने बताया कि कल भैया इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर बाकी तो तुम समझ सकते हो कि क्या करने वाले हैं। वैसे ही अब ये बी वाले बंधु हैं, इनके पास में क्या है कि इनको चाहिए तो हिंदी की कॉपी,
लेकिन इनकी साइंस की कॉपी कंप्लीट है, इंग्लिश की नहीं है। तो क्या ये एक दूसरे को कॉपी एक्सचेंज कर लेंगे? तो कहोगे नहीं भाई, ऐसा कैसे एक्सचेंज चलेगा। अगर यही चीज इसके पास क्या होता, तो इसके पास इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट होती और इसको हिंदी की कॉपी चाहिए, तो तुरंत इससे हिंदी की कॉपी मांग लेता। जैसे इससे मांगेगा, ये भी कहेगा भाई ऐसा थोड़ी होता है कि मैं ही दे दूंगा, तुम्हें भी तो कॉपी देनी पड़ेगी। तो बोलेगा हाँ भाई ले जा, मेरी भी इंग्लिश की कॉपी कंप्लीट है। अब ये दोनों मिल बांट करके अपनी कॉपियां कंप्लीट कर लेंगे और दोनों ही अगले दिन से, है ना, टीचर के मार खाने से बच जाएंगे। मार तो नहीं खा, डांट खाने से बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेजरमेंट की शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत वहां से हुई जब हम बोलचाल शुरू किया, कम्युनिकेशन शुरू किया। हम जब एक से दूसरे चीज को देना लेना शुरू किए, तब हमें जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। वहां से मापन की हमें आवश्यकता महसूस हुई। जो हमने लिखा है कि मापन की क्या आवश्यकता है, तो मापन की आवश्यकता है तब जब कम्युनिकेट करना हो। इस बात को फिर से एक्सप्लेन कर लूं तो भाई, जैसे मान लीजिए आपके घर में खूब सारा चावल रखा है, तो रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसको नापते रहेंगे रोज? तो आप कहेंगे नहीं भाई, लेकिन उसको मापना पड़ेगा। कब मापना पड़ेगा? जब कोई आया और कहा कि भैया हमको, है ना, 50 किलो चावल दे दीजिए, या फिर हमको चावल की जरूरत है, हमको कुछ चावल दीजिए, तो आप तुरंत क्या करेंगे? पहले मेजर करेंगे, फिर देंगे। मतलब ये आदान प्रदान हो रहा है ना। मतलब जब जब कम्युनिकेशन होगा, तब तब क्या करना पड़ेगा? हमें मेजरमेंट करनी पड़ेगी। विदाउट मेजरमेंट हम कोई कम्युनिकेशन यहां पे स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी राशि, मतलब कोई सी भी क्वांटिटी की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि की मात्रक कहते हैं। ये जो मापन होता है, ये मापन जब भी आप कहीं पर भी मापन करेंगे, तो सपोज हमने एक वजन मापा, हमने लिखा 7 किलो, तो 7 इसका क्या है भाई? तो ये है इसका संख्यात्मक मान, ये है इसका संख्यात्मक मान, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है, इसको कहते हैं मात्रक, इसको भैया हम कहते हैं इकाई। तो इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो है, ये बताती है हमको नेचर ऑफ मेजरमेंट को। नेचर ऑफ मेजरमेंट से क्या समझे भाई? तो ये मापन की प्रकृति को बताता है, मापन की प्रकृति को बताता है। मापन की प्रकृति कैसे? तो मैं देखिए जैसे लिखूंगा आप मुझे बता देंगे। 7 लीटर, 7 संख्यात्मक मान तो दोनों के साथ ही था, लेकिन यहां पर आ गया एक टर्म, कौन? लीटर। कौन आ गया? लीटर। तो ये लीटर ने क्या बताया आपको? लीटर ने बताया कि ये जो भी चीज मापी गई है, ये कैसी है? ये तरल है। ये कैसे फॉर्म में है? ये तरल फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जो ये केजी में नापा गया कैसे फॉर्म है भाई? ये ठोस फॉर्म में। ये प्रकृति बता रही है ना। मैंने अगर यहां पे लिख दिया 15 मीटर, तो ये 15 तो हो गया संख्यात्मक मान। ये मीटर ने बताया कि भैया ये क्या है? ये है लंबाई। अर्थात जितने भी मेजरमेंट हुए, जितने भी मेजरमेंट हमने किए, उन सभी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमको चाहिए होते हैं क्या? 2 चीजें। इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं राशि। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं भाई? राशि। राशि किन किन चीजों से मिलकर के बनी होती है? तो राशि में होता है एक संख्यात्मक मान, और इस संख्यात्मक मान के साथ में एक होती है इकाई। इन दोनों को मिलाकर के ही बनती है हमारी क्या? राशि। जहां पर संख्यात्मक मान उसके क्वांटिटी को बताती है, मतलब कितना है, उसके अमाउंट को बताती है, कम है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, इसके बारे में बताती है संख्यात्मक मान। और ये जो इकाई है, जो यूनिट है, वो बताती है किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। ठीक है, आई होप कि आपको अब ये बातें समझ में आ चुकी है कि मापन होता क्या है। तो मापन तुलना है अज्ञात राशियों की ज्ञात राशियों के साथ। मापन क्या है? तुलना है अज्ञात राशियों का ज्ञात राशियों के साथ। और जब कभी भी हम मापन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने, लिखने के लिए जरूरत पड़ती है हमको 2 अंक, मतलब एक अंक और एक हमको जरूरत पड़ती है इकाई। जहां पर अंक एक संख्यात्मक मान है जो उस क्वांटिटी के बारे में बता रहा होगा कि वो किस अमाउंट में है, और जो वहां पर यूनिट है वो बता रही होगी कि इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या है। तो चलिए भाई इसको आगे की तरफ देख लेते हैं जरा थ्योरेटिकली कि कैसे लिखते हैं। तो मतलब हमने जो अभी पढ़ा, जो सीखा, वो यही था कि भाई मापन को व्यक्त करने के लिए संख्या एवं इकाई का प्रयोग किया जाता है। उसको इकाई भी कहते हैं, उसको मात्रक भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें सम्मिलित रूप से राशि भी कहते हैं। अब मापन को प्रदर्शित करने के लिए क्या होता है भाई? तो Q जो राशि है वो एक संख्यात्मक मान और उसके साथ में मात्रक के साथ चलती है। इसको इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, Q मतलब राशि, Q अर्थात राशि,
एन मतलब भाई नंबर और यू मतलब यूनिट, इकाई। ठीक, चलिए मात्रक जो है जिसमें राशि को व्यक्त किया गया है, जिसमें का मतलब क्या भाई, तो जो राशि होती है उसको व्यक्त करने के लिए हमने कई तरीके के मात्रक पढ़े। हमने पहले तो यह पढ़ा कि मात्रक की यूज इस तरीके से है कि भाई किस नेचर का मेजरमेंट चल रहा है, लंबाई नापी जा रही है, लिक्विड नापा जा रहा है, या फिर कहीं पे कोई सॉलिड कोई ठोस का वजन निकाला जा रहा है, यह बताता है। साथ ही यह भी बताता है उसका स्केल कैसा है। स्केल का मतलब क्या भाई, क्या कोई छोटी स्केल्स में मेजरमेंट हो रही है या बड़े स्केल में, मतलब सेंटीमीटर यानी छोटा स्केल हो गया, मिलीमीटर और छोटा हो गया, अगर इसी तरीके से मीटर स्केल की बात करेंगे तो बड़ा हो गया, किलोमीटर की बात करेंगे और बड़ा हो गया। अच्छा, स्केल का मतलब सिर्फ लंबाई से क्या, नहीं भाई, स्केल का मतलब ये पूरे पैटर्न से। अगर हमने मेजर किया मिलीग्राम में तो छोटा स्केल है, ग्राम उससे बड़ा हो गया, ग्राम के बाद क्या हो जाएगा भाई, तो ग्राम के बाद किलोग्राम्स, किलोग्राम्स के बाद में आ जाएगा हमारा इसी तरीके से भाई हमारे क्विंटल्स, टन, मेट्रिक टन, ये सब क्या होते जा रहे, बढ़ते जा रहे यूनिट्स, बढ़ते जा रहे स्केल्स। अच्छा, संख्यांक क्या होती है भाई, नंबर क्या होता है, न्यूमरल क्या होता है, तो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। जो उसका न्यूमरल है वो इस बात को बताता है, हमने कहा था ना ये क्वांटिटी में जो संख्या है वो बताएगा कि ये कितना है, ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, इसके बारे में बता रहा होगा। अच्छा भाई, आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो भौतिकी मतलब फिजिक्स के जिन नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जैसा कि हमने सीखा हुआ है अभी कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हमारे ये 5 सेंसिंग ऑर्गन सेंस कर सकते हैं, कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि सभी, और अगर उसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए जरूरत पड़ती है मेजरमेंट, और मेजरमेंट के बाद जब हम उसको लिख रहे होते हैं, उसको जब हम नोट डाउन करेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है क्या, एक संख्यात्मक मान और एक उसकी इकाई। अब इनको मिलाकर के क्या बनता भाई, तो इन सभी को मिलाकर के बनता है क्या, भौतिक राशियां जिनको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या भाई, तो ये भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज है। इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्ट होंगी और कुछ जो होंगे वो डिराइव्ड होंगी, मतलब कुछ जो है मूल होंगी, आधारभूत होंगी, और कुछ होंगी वो व्युत्पन्न होंगी। क्या होता है इनका मतलब, तो देखिए ये राशियां दो तरीके की हैं, एक आधारी और एक व्युत्पन्न। आधारी और व्युत्पन्न का मतलब क्या है, अगर हम जिन राशियों को है ना डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, ऐसा मैं लिखता हूं, सीधे तौर पर मापन की जा सकने वाली राशि, ये वो राशियां हैं जिनको सीधे तौर पर मापन किया जा सकता। और ये क्या है भाई, तो इसको कहेंगे हम कि आधारी, जो आधारभूत हमारी राशियां हैं, है ना, आधारी राशियों की सहायता से, आधारी राशियों की सहायता से मापी जाने वाली राशि। सिंपल है बात, कैसे क्या कह रहा हूं, आइए जरा इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। अगर हमने बात किया कहीं पर लंबाई को नापने की, ये जैसे है हमारे पास लंबाई, इसको मैंने कहीं पे नापने की बात की, तो लंबाई कैसे नाप सकते हैं भाई, तो अगर मान लीजिए आपके पास में इंची टेप है, या फिर आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, या फिर आपके पास कोई मीटर स्केल है, कोई सा भी स्केल, इस स्केल के जरिए हम किसी भी चीज की लंबाई सीधे तौर पे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। सीधे ऐसा लेके इंची टेप उसके पहले रखा और हमने वहां से वैल्यूज निकाल ली। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से कहता हूं कि मुझे निकालना है भाई यहां पर, वो निकालना है चाल, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। अब चाल कैसा होता है भाई, तो चाल होता है हमारा दूरी बटा में समय, ये होता है दूरी बटा में समय। अब मैं यहां पर अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां से दूरी डायरेक्टली निकल जाएगी, और समय के लिए तो भाई आप सीधे घड़ी देखिए,
घड़ी देख करके सीधे सीधे समय निकाला जा सकता है कि घड़ी के लिए कोई कैलकुलेशन लगेगा भाई? नहीं, घड़ी से आप डायरेक्टली टाइम निकाल सकते। मतलब दूरी भी आपको क्या देखने को मिल गई यहां पे कि ये जो दूरी है ये भी हमारी डायरेक्ट मेजरमेंट होती है, और समय भी कैसा मेजर होता है भाई? ये भी हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट है। ये दोनों ही सीधे तौर पे मेजर हो जाता है, डायरेक्ट मेजर हो जाते हैं। लेकिन चाल जो बनी है इसको मेजर करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, मतलब दूरी बटा समय होता है। अगर दूरी अकेला निकालना है डायरेक्ट, समय अकेला निकालना है डायरेक्ट, लेकिन अगर चाल निकालना है तो दूरी और समय का क्या करना पड़ेगा? तो दूरी को विभाजित करना पड़ेगा समय से। जैसे अगर कहीं पे मैं लिखता हूं 5 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या तात्पर्य भाई? तो 5 किलोमीटर पर आवर में किलोमीटर डायरेक्ट निकला होगा, आवर्स डायरेक्ट निकले होंगे, लेकिन इन दोनों के डिवीजन से मिला मुझे चाल 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये किलोमीटर पर आवर से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है भाई? ये विभाजित करने के बाद मिल रहा है ना, ये डेराइव्ड है ना, ये व्युत्पन्न किया गया है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? जिसको उत्पन्न किया जाए। किससे उत्पन्न किया जाए भाई? तो आधारी राशियों से। व्युत्पन्न क्या है भाई? ये आधारी राशियों से ही मिलकर के बना है। ठीक है, चलिए, तो अब समझ में आ गया होगा कि जिनको सीधे तौर पर मापन किया जाएगा वो कहलाती है आधारी, और व्युत्पन्न कौन कहलाएगी? जिसको हम कैसे? तो भाई उसको हम जो डायरेक्ट मेजरमेंट आधारी राशियों से जो मिल रहा है उनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो बनाएंगे वो मिल जाएगी। अच्छा, अब जैसे और कुछ भी बात कर लेते हैं। तो भाई आधारी राशियों में अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो मैं लंबाई की बात कर लेता हूं, ये डायरेक्ट मेजर होंगी ना। अच्छा, द्रव्यमान की अगर मैं बात करूंगा ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट होती है। इसी तरीके से यहां पर गिवन है समय, अगर मैं इसकी भी बात करूं ये भी डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। ठीक है, और भी कुछ बातें कर लेता हूं, फिर इसके बाद हम अभी इनको डिस्क्रिप्टिवली अभी देखेंगे। तापमान को भी हम सीधे मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी सी बात जैसे आपको नॉर्मली समझ में आई, हम इसके आगे लिख देते हैं इत्यादि, क्योंकि हम अभी और डिस्कस करेंगे। और मूल रूप से मैं बात करूं तो ये आधारी राशियां मूलतः 7 प्रकार की हैं। ये 7 प्रकार की है, जस्ट हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। मैंने तो आपको यहां पर दिखा भी दिया, 4 दिखा दिया, और हम जस्ट इसके बाद बात करेंगे, कुल 7 की बात करेंगे। लेकिन व्युत्पन्न कितनी होंगी? खूब सारी। ये वैसे ही है कि इंग्लिश में हमारे कितने अल्फाबेट्स होते हैं भाई? 26 अल्फाबेट्स हैं। उन्हीं 26 अल्फाबेट्स के जरिए हम कोई भी नया शब्द बना सकते हैं। कुछ भी नया वर्ड अगर आप बनाते हैं तो भाई 26 लेटर्स ही लगते हैं ना, कुछ नया तो उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर देते ना। तो वैसे ही है। कुल कितने लोग हैं भाई? 7 लोग। और इन्हीं से ये तमाम तरीके के नए नए फॉर्मूले बने। तो ये 7 में अगर हमने कॉन्फिडेंस पा लिया तो अलग अलग जितने भी फॉर्मूलेस बनेंगे उनके बारे में भी हम इजीली बता सकेंगे, इजीली उनको हम एक्सप्रेस कर सकेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो क्लास है यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। अब देखिए ना, यहां पे क्या मिला भाई? डेराइव में जैसे मैंने यहां पे चाल लिख लिया, ऊपर जो लिखा है जैसे मैं लिख लेता हूं बल, और मैं लिख लेता हूं भाई कार्य। ठीक है, ये सब डेराइव्ड है। कैसे डेराइव्ड भाई? तो कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। अब समझिए, बल अकेला भी अगर कहेंगे तो ये होता है द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटा में समय का स्क्वायर। अब ये विस्थापन क्या होता है भी, किस तरीके से निकाला जाता है, ये सब कुछ की चर्चा हमें इसी साल मतलब इसी 9th क्लास में करनी है। ठीक है ना। हम यहां पे सिर्फ राशियों की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ उनके नाम से चलते हैं। हम डिस्कस करेंगे विस्थापन भी आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहां पे चाल है उसी तरीके से एक नया टर्म आने वाला है वेग। आने वाली क्लासेस में हम इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। तो द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटा में समय स्क्वायर, ये सब कुछ, ये बल। अब ये देखिए ना, गुणा भी हुआ, भाग भी आया। यहां पर अगर कार्य को देखेंगे ये गुणा करके निकला है, चाल को देखेंगे तो ये भाग दे करके निकला है। मतलब ये व्युत्पन्न राशि का मतलब अब समझ में आ गया होगा। जो हमारे आधारी राशियां हैं, आधारी कौन है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ये देखिए ना, सब में अगर ध्यान से देखेंगे, ये बल को अगर मैं लिखूंगा यहीं पे, तो बल की जगह पे क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा द्रव्यमान इंटू विस्थापन। विस्थापन को मैं दूरी लिख देता हूं। अभी के लिए मैं आपको लिख देता हूं दूरी। विस्थापन दूरी ही है एक तरीके से। कैसे है दूरी, हम उसकी बात करेंगे भाई, कि जब हम एक ही दिशा में चल रहे होते हैं। विस्थापन और दूरी में सिर्फ इसी का अंतर है कि दूरी मतलब क्या होता है भाई, कि इसमें दिशा का कोई लेन देन नहीं होता, विस्थापन में दिशा का लेन देन होता है। तो ये क्या हो गया भाई? कार्य बल गुणे विस्थापन। तो बल
द्रव्यमान इंटू दूरी बटा समय इंटू विस्थापन की जब हम बात कर रहे होंगे तो विस्थापन को मैं यहां पे दूरी लिख रहा हूं, तो ये हो गया दूरी। अब अगर ध्यानपूर्वक देखें तो कार्य भी क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान कैसी राशि है, तो द्रव्यमान हमारी आधारी राशि है, ये भी आधारी होगी। दूरी तो आधारी राशि है ही, ये जो दूरी है ये तो आधारी राशि है ही, दूरी आधारी राशि है। समय भी आधारी राशि है भाई, समय भी आधारी। अब देखिए ना, ये जो कार्य जिसको हम कह रहे हैं कि ये डेराइव्ड है, व्युत्पन्न है, ये किससे मिलकर के बना है, तो ये सभी इन्हीं आधारी राशियों से मिलकर के बने। देखिए अब तो क्लियर हो गया ना भाई कि व्युत्पन्न मतलब क्या है, आधारी राशियों से मिलकर के बनेगा, और आधारी मतलब जिसको सीधे तौर पे मेजर कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हूं मैं, लिखते हैं। तो देखिए आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारी राशियां कितनी है, कुल 7 है। ये आधारी राशियां कितनी है, कुल 7। अच्छा, व्युत्पन्न राशियां वो हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। अभी हमने जो व्यक्त किया था, जैसे हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं, बल, कार्य, ऊर्जा। अच्छा, इसकी मैं जरूर बात कर लेता हूं, मैं क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं भाई, क्योंकि ये वाला तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा ना। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, जनरली अगर मैं लिखता हूं तो 2 बार लंबाई का गुणा होता है, वैसे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए ये लंबाई डायरेक्ट मेजर हो जाती है, ये चौड़ाई भी डायरेक्ट मेजर हो जाएगी, मतलब ये दोनों राशियों को इंडिविजुअली देखेंगे तो ये आधारी राशियां हैं। आयतन कहते तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो वो तीनों आधारी राशियां होंगी। ठीक है ना, चलिए तो यहां तक अब आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रकों की पद्धतियों के बारे में। पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो पद्धति से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो मात्रक है इनको एक्सप्रेस करने में बड़ी कठिनाइयां आई। शुरुआत में हमने जो स्टोरी समझी थी उसमें यही समझा था ना कि जब हम कम्युनिकेट करना शुरू किए, जब हम किसी चीज का आदान प्रदान करना शुरू किए, लेन देन करना शुरू किए, तब हमको जरूरत पड़ने लगी थी क्या, हमें जरूरत पड़ गई थी मेजरमेंट की। और मेजरमेंट की जब जरूरत पड़ी ना, तो फिर ये हुआ कि हमारा ये कम्युनिकेशन धीरे धीरे वास्ट होता गया, मतलब दूर दूर तक की चीजों से कम्युनिकेट करना हमने शुरू कर दिया। कैसे भाई, तो ऐसा समझिए, हमने जो बनाया था, जब हमने समझा था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, हमारी मानव सभ्यता का विकास जब होना शुरू हुआ, तो लोगों ने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से चीजें बनाई। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, ये बहुत ही नॉर्मल है भाई, है ना। चलिए अब आप ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पूरे बिहार में, ठीक है ना, जमीन नापने के लिए एक मेजरमेंट चलता है, मतलब एक रीजनल यूनिट्स चलता है। ठीक है ना, मैं ऐसा थोड़ी सी बात और कर लेता हूं। देखिए इकाइयां जो होती हैं वो कई तरीके की इकाइयां हैं, है ना। एक हमारी क्षेत्रीय इकाई, अब हम क्षेत्रीय से ही शुरू करते हैं भाई। क्षेत्रीय है ये, क्षेत्रीय इकाई। चलिए, क्षेत्रीय इकाई का मतलब क्या है, मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली। क्षेत्रीय का मतलब एक क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष मतलब हम अपने पूरे बिहार की बात करते हैं। बिहार से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे आपको पता लगेगा कि भैया कुछ और यूनिट्स चलने लगी। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। आपने शायद से सुना होगा जमीन नापते हैं कट्ठा में, और कुछ लोग इसी चीज को नापते हैं मंडा में, और भी कुछ लोग होते हैं जो इसको नापते हैं किस में भाई, बीघा में। अब बताता हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित है, हमारे बिहार तक। हम बिहार से बाहर निकलते हैं ये काम नहीं करता। क्या है पता है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है ना। कितना भाई, तो ये होता है हमारा 20 कट्ठा। ठीक है, 20 कट्ठा होगा तो 1 बीघा हो जाएगा। और कुछ जगहों पे ये क्या होता है भाई, तो कुछ जगहों पे होता है कि 10 मंडा होगा तो वही 1 बीघा हो जाएगा। अच्छा, जमीन बराबर है लेकिन नापने का तरीका देखिए अलग अलग है। ये 20 कट्ठा होगा तो 1 बीघा कहलाएगा, और अगर यहां पे 1 मंडा होगा तो ही वो क्या हो जाएगा, सॉरी 10 मंडा होगा तो ही वो क्या हो जाएगा, 1 बीघा। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया, अगर कट्ठे की बात करें तो 2 कट्ठे का 1 मंडा हो रहा होगा। 2 कट्ठा लेंगे तो क्या बनेगा, 1 मंडा, है ना, क्योंकि 20 में वो कंप्लीट होता है। यानी ये मंडा जो है ये कट्ठा से अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा है, आधा है जस्ट। ये हमारी क्षेत्रीय है। क्या मैं यही चीज जाकर के अगर मैं बात करता हूं गुजरात में, मैं चला गया गुजरात और यहां पर जाकर के मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, भाई यार मेरे को तो इतने कट्ठा चाहिए, मुझे इतना मंडा बेचना है, या फिर इतना खरीदना है, या फिर इतने मेरे पास जमीन है, क्या वो कुछ समझेगा? ऑब्वियसली नॉट, ये ब्लैंक। तो किसमें बात करें भाई, तो इसके लिए क्षेत्रीय इकाइयों से बढ़कर के बात ऐसी आई कि भाई राष्ट्रीय इकाइयों तक चला जाए। कहां तक चले,
और राष्ट्रीय इकाई, राष्ट्रीय इकाई मतलब जो हमारे कम से कम देश भर में तो बोली जाए। तो राष्ट्रीय इकाइयों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सिर्फ राष्ट्र में जो चले, इसके बाहर नहीं चलता, सिर्फ राष्ट्र में चलता। तो क्या है भाई, जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात कर लेता हूं अगर इसी में, तो जनरली हम इसमें बात करते हैं एकड़। किसमें बात करते हैं भाई? एकड़। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक होकर के बात करूंगा तो ये एकड़ भी एरिया वाइज वेरी कर जाती है, ठीक है ना। ये एकड़ वर्ड भी एरिया वाइज क्या होती है, ये भी चेंज होती है, ये भी वेरी करती है, बट स्टिल अभी हम बात करते हैं। तो ये राष्ट्रीय इकाई मान लिया एकड़, लेकिन अब बात क्या हुई भाई, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भर में ही काम नहीं चलना, हमें किस में चलना है? अंतरराष्ट्रीय। अब अगर अंतरराष्ट्रीय इकाई की बात करते हैं तो इसी को हमने कहना शुरू कर दिया हेक्टेयर। देखिए कहां से कहां तक पहुंचा, शुरू हुई थी कट्ठा मंडा बीघा से, पहुंची राष्ट्रीय में भाई एकड़, मतलब एक गुजरात वाले को एकड़ बोलूंगा तो समझ रहा होगा। और जब हम यहां से बाहर चले गए दूसरे देश में, वहां अगर मैं बात करता हूं एकड़ में तो वो नहीं समझ रहा भाई, वो किस में समझेगा आप? हेक्टेयर में। कोई दिक्कत परेशानी आई थिंक आप नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इकाई है इनको व्यक्त करने की अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग पद्धतियां, ठीक है ना। अलग अलग पद्धति का मतलब क्या? ये कट्टा मंडा बीघा ये सब कहते हैं, ये काइंड ऑफ पद्धति ही तो थी भाई। पहले के टाइम पे जब जमीन नापनी होती थी तो लोग तो वो लगते थे, क्या कहते हैं, लठ, है ना। वो उठाया भैया, उससे रखते गए, नापते गए, नाप दिया भैया, जमीन हो गई, नप गई जमीन। अब हो पाएगा क्या ऐसा? अब तो भैया एक एक फीट एक एक इंच के लिए इतनी मारा मारी है। और हमारे पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जो केसेस फाइल हैं कोर्ट में, वो भैया जमीन विवाद के ही है सबसे ज्यादा। तो हमें अब स्पेसिफिक पढ़ना तो पड़ेगा। आइए पढ़ते हैं, हम जरा समझते हैं ये पद्धतियां क्या है। तो आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक बेसिक यूनिट तथा व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक मतलब डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे हमने अभी निकाला था चाल के लिए, वहां पे हमने बात किया था मीटर पर सेकंड हो जाएगा चाल। चाल जो था ये किसमें चल रहा है भाई? दूरी बटा में समय। अच्छा भाई, तो दूरी को मीटर में और समय को सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड। और दूरी को सीधे सीधे मीटर में यूज किया था और समय को सीधे सीधे सेकंड में, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जो है आधारी मात्रक। सिंपल। अब चलिए, अब इनके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम। अब मैं यहां कुछ लिखता हूं, देखिए सीजीएस सिस्टम, इसका मतलब ये यहां पे हम नापेंगे किसको भाई? लंबाई को। यहां पर किसको नापेंगे हम? तो यहां पे हम नापेंगे द्रव्यमान को, और यहां पे हम जो नापेंगे वो है समय को। अब समझिए, इनको हमको नापना है। नापने के लिए हमने अलग अलग तरीके खोजे। पहले तो क्या आ गया भाई हमारे पास? सीजीएस। अगला हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसको हमने क्या नाम दे दिया भाई? एमकेएस। ठीक है, मैं एक और लिख लेता हूं, इसके बाद मैं आपको डिस्कस कर लूंगा इनको। एफपीएस। ये अलग अलग सिस्टम है, क्या है, क्यों है, हम इसकी बात करेंगे। आइए पहले यहां से समझते हैं। लंबाई को नापने का कई तरीका बना। एक तरीका यह बना भाई, कौन सा? तो सी मतलब सेंटीमीटर, और जी मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो गया ग्राम। और इसी तरीके से सी को थोड़ा और बाहर करता हूं ताकि पूरा सेंटीमीटर आ जाए भाई। सी जो है ये है हमारा सेंटीमीटर। जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, मतलब लंबाई को सेंटीमीटर में नापी है, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अच्छा, ऐसे ही एमकेएस है। एमकेएस मतलब ये क्या हो गया? मीटर। लंबाई को मीटर में नापिए। यहां पे किस में नापिए भाई? इसको नापिए किलो में, और इसको तो भैया आपको सेकंड में ही नापना है। यहां पे एफपीएस की अगर बात करते हैं तो लंबाई को फुट में नापिए, या फिर ज्यादा लंबाई होती है तो इसको फिट कहना शुरू कर देते हैं। ये यूनिटी के लिए फुट, और ज्यादा होगी तो क्या कहते हैं? फिट। इसका प्लूरल फॉर्म, इसका बहुवचन। और ये क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा पाउंड, और ये हो जाएगा सेकंड। यहां पर भी एक बहुत अच्छी सी कहानी है भैया, समझेंगे सोचेंगे और देखेंगे कैसी कहानी है, कैसे याद होगा। आइए, बहुत आसान। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड की बात कर लूं, मीटर, किलो, सेकंड की बात कर लूं, फुट, पाउंड और सेकंड की बात करता हूं, तो देखिए ये यूनिट्स को अलग अलग तरीके से व्यक्त करने का तरीका क्यों अपनाना पड़ा हमें, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई
इन दोनों की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, सिर्फ इन दोनों की बात करता हूं, तो एक बात समझिएगा, ये दोनों ही आप देखेंगे तो कॉमन जनरली आप इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आप यूजुअली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं इन सबको, तो अब चलिए समझते हैं। भाई आपने तराजू देखा होगा ना, वो जो सब्जी भाजी बेचते हैं उनके पास में जो तराजू होता है, आजकल तो डिजिटल वाला आ गया भाई। तो डिजिटल वाला कैसा दिखता है, तो यहां पर लाइट जल रही होती है, ठीक है। अब ये कैसे देता है आपको सब्जी भाजी, तो अगर आपने 1 किलो खरीदा, ठीक है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग। अब क्या ये एग्जैक्ट ऐसे आपको देखने को मिलेगा, है ना, 3 जीरो तक ये बना होता है, क्या आपको एग्जैक्ट देखने को मिलेगा, नहीं। जैसे आपने, चलिए इसको छोड़ दो, 500 ग्राम खरीदा, तो क्या एग्जैक्टली आपको 500 ग्राम कोई सब्जी तौल के दे देगा, क्या नहीं देगा। या तो ये ऐसी होगी 504 ग्राम होगी, या फिर ये क्या हो जाएगी भाई 0.0, या तो ये हो सकती है 508 ग्राम हो जाए, ऐसा मतलब 2-4-5 ग्राम ऊपर नीचे ही होगा। लेकिन सब्जी वाले को 4 ग्राम 5 ग्राम आपको एक्स्ट्रा देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें फर्क पड़ता है भाई, हम कम नहीं लेते, है ना, लेते ज्यादा ही, भले 1 ग्राम ज्यादा दो, लेकिन कम नहीं चाहिए भैया। तो मतलब ये चला। लेकिन एक बात बताइए, यही गोल्ड ज्वेलरी शॉप पे बैठे हैं, उसने अगर इतना ज्यादा दे दिया, तब जो सुनार होता है वो भैया 4 ग्राम ज्यादा देते तो उसके तो भैया नहीं डूब जाएगी, है ना। गोल्ड तकरीबन 4000 रुपए का 1 ग्राम है, उसने 1 ग्राम भी ज्यादा दिया तो काम लग गया भैया उसका। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं कहीं पर कि भाई हमारे पास कहीं पर अवेलेबल है, जैसे सपोज टन्स में, क्विंटल्स में चल रहा है, चलिए क्विंटल्स की बात करते, तो क्विंटल में चल रहा है या फिर किलो में चल रहा है। जैसे हार्डवेयर शॉप की बात कर लेते हैं, जहां पे रॉड तुलता है ना, लोहा तोलते हैं, या ऐसी चीजें चल रही है जहां पर किलो में वेरिएशन चल रहा है, तो भाई वो क्या करेगा, जहां किलो में वेरिएशन चल रहा है वो 1 किलो मतलब 200-400 ग्राम भी ज्यादा हो जाएगा, उसको मंजूर है। क्या सब्जी वाला 200 ग्राम ज्यादा दे देगा, नहीं देगा। क्या सोनार ये 4 ग्राम भी ज्यादा दे देगा, नहीं देगा। मतलब अब आपको लेवल समझ में आया होगा कि इन स्केल्स की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इनकी जरूरत पड़ती है, आप कितना ज्यादा शुद्ध मान चाहते हैं, कितना एक्यूरेट मान अगर आप चाहते हैं, उसके लिए आप जाते हैं किसके पास, ये अपनी स्केल चेंज करते हैं। मतलब ये जो नाप रहा होगा ये किलो में नाप रहा है, इधर वाली वैल्यू क्या होती है, किलो, और इधर ग्राम। जब आप उसके पास जाएंगे ज्वेलरी शॉप पे, तो यहां पर ये 88 जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा होगा ग्राम, और यहां पे ये दिखा रहा होगा मिलीग्राम, ग्राम और उधर मिलीग्राम, क्योंकि उतना इतना टॉलरेट नहीं कर सकता वो, 1-8 ग्राम नहीं दे सकता ज्यादा। तो ऐसे चलता है कि भाई कैसी दूरियां या फिर किस तरीके की चीजें नापनी है, उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज वेरिएट करते हैं। हम मीटर की जगह सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, जब आपको कॉपी में डायग्राम बनाना है, एक ट्रायंगल बनानी, और मैं मीटर में वैल्यू दे रहा हूं, क्या आप मीटर स्केल से कॉपी में बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो सेंटीमीटर में बनाऊंगा, मैं तो और छोटी स्केल मिलीमीटर में बनाऊंगा। ठीक है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको किस तरीके की वैल्यू, मतलब कितना बड़ा नापना है, छोटा नापना है, उसके अकॉर्डिंगली आप स्केल डिसाइड करते हैं। अब इन दोनों की हम बात कर लें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था भाई, ये स्केलिंग का डिफरेंस था। इन दोनों में अल्टीमेटली स्केलिंग का ही डिफरेंस है, सेंटीमीटर छोटा हो गया, मीटर उससे बड़ा हो गया। अच्छा, इन सभी में रिलेशन जरूर है, मतलब सेंटीमीटर से आपको मीटर में जाना है तो इनके पास रिलेशन अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर आप 100 सेंटीमीटर लेंगे तो वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, रिलेशन सब में अवेलेबल है। अब चलिए हम बात करते हैं, तो लंबाई को अगर आप सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, तो इसको ही हम कहते हैं हमारा सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। एमकेएस क्या हो जाता है भाई, तो एमकेएस का मतलब मीटर, किलो और सेकंड। अगर आप लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलो में और टाइम को सेकंड में नापते हैं, अगर आप देखेंगे तो टाइम को सब जगह सेकंड में ही नापा जाता है भाई, ये सबसे छोटी इकाई है टाइम को नापने की, तो इसको तो सेकंड में ही लेके चलते हैं। लेकिन ये दोनों देख रहे हैं अब वेरिएट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर लंबाई को आप नापते हैं फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और इसको सेकंड में, तो फुट तो फिर भी आपने सुना हुआ होगा, फीट आपने सुना हुआ होगा, पाउंड को सुना है क्या? तो मैं आपको इसके पीछे एक छोटी सी बात बता दूं। केक जब पहले आते थे, है ना, अभी के टाइम पे तो भैया हर कभी केक काट रहे हैं, है ना, फादर्स डे है, मदर्स डे है, और क्या क्या है भाई, तो भाई टीचर्स डे है, हैप्पी बर्थडे है, न्यू ईयर है ना, जो भी कुछ ओकेजन होता है। अब तो हमारे कल्चर में धीरे धीरे घुलता जा रहा है भाई, केक ले आओ, केक काटेंगे एंड सेलिब्रेट करेंगे, इज इट? बट जब शुरू में केक आया था, है ना, जब ऐसा कह सकते हो, जब हम लोग सेलिब्रेट करते थे स्कूलिंग डेज में,
तब की अगर मैं बात करता हूं तब क्या होता भाई, तब है ना केक बहुत ज्यादा वास्ट नहीं था, मतलब बहुत कॉमन नहीं था, मतलब बर्थडे पे कोई केक वेक ले आया तो ठीक है, अदरवाइज इतना ज्यादा कॉमन नहीं था। उस समय ये पाउंड में चलता था। अब कहेंगे भैया ऐसा क्यों पाउंड में चलता था? तो केक हमारी कंट्री का है ही नहीं, बाहर से आया है, और ये जिस कंट्री से आया उस कंट्री में इसको किस में मेजर करते भाई? पाउंड में। अब हम सोच के पता है क्या लाते थे भाई, 1 पाउंड का केक लाया मतलब करीब करीब 1 किलो का लाया, लेकिन पता चलता है कि पाउंड अगर हम किलो से कंपेयर करते हैं तो आधा किलो के आसपास की वैल्यू होती है, थोड़ी सी कम ही होती है। हम खुश होकर के बढ़िया ले आते भैया 1 किलो का केक लाए, लेकिन हम सोचते 1 किलो थे, वो होता 1 पाउंड था, और 1 पाउंड क्या आधा किलो से भी कम। तो फिर फाइनली होता था कि सेलिब्रेट करने भर ही होता था, वो उससे ज्यादा हो नहीं पाता था। खैर, पाउंड का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये भाई मैंने जैसे आपको बताया ना कि राष्ट्रीय इकाइयां भी हैं, है ना, नेशनल यूनिट्स भी हैं, तो ये उस तरीके से वहां की क्या हो गई, नेशनल यूनिट्स होगी, राष्ट्रीय इकाइयां होंगी। वहां देश भर में पाउंड को समझा जाता है, जैसे हमारे यहां समझा जाता है ना भाई पाव, 1 पाव 2 पाव। अब ये पाव क्या है, लगभग 250 ग्राम के बराबर के मान लेते हैं ना, और लगभग अब पूरे देश में आप अगर 1 पाव कहते तो वो 250 ग्राम समझता है, होने को वो ग्राम में चल रहा है, लेकिन हमारे क्षेत्र में, हमारे लैंग्वेज में ये आ चुकी है क्या भाई, पाव। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होगी, वो एक तरीके की रीजनल यूनिट हुई ना, एक तरीके की क्षेत्रीय यूनिट हुई। तो यही है हमारी ये पूरी सिस्टम्स, जितनी भी पद्धतियां मात्रकों को व्यक्त करने की। आइए तो भाई इसको एक बार रीड करते हैं, क्या है तो देखिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकेंड में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको भी रख ही लेता हूं, इसको भी रख ही लेते भाई, चलिए इसको भी रख ही लेते, चलिए। चाल का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। जैसे अभी हमने चाल की बात की थी ना, चाल को हमने अभी क्या लिखा था, तो हमने लिखा था चाल होता है हमारा दूरी बटा में समय, और दूरी को जनरली हम नापते हैं किस में है भाई, तो इसको नापते हैं मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर इसी को अगर सीजीएस में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, दूरी को किस में नाप रहे हैं, यहां पे सेंटीमीटर। दूरी है भैया हमारा सेंटीमीटर, सेंटी हो जा रहा है यार, सेंटी, चलिए नहीं मानेगा तो ऐसे लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, तो टाइम तो सेकंड में ही चलता है, तो मतलब ये बन गया सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी तरीके से एमकेएस की बात करें तो इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड। इसको क्या कहते हैं हम, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम एवं समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। जैसे चाल की एमकेएस यूनिट की बात करेंगे तो देखिए मीटर पर सेकंड होता है, जो हमने अभी बात करी, ये किस में होता है, मीटर पर सेकंड में। और इसी एमकेएस सिस्टम को ही, एक और छोटी सी बात बताते चले, इसी एमकेएस सिस्टम को ही हमने आगे चल करके, अब ये बहुत लफड़े होने शुरू हो गए थे, हर देश अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी यूनिट बनाता था, ठीक है ना, और हर बार कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी। जैसे मैंने अभी आपको बीघा कट्ठा वाला एक्सप्लेन किया, अब कहीं पे मान के चलिए एकड़ छोटी सी जमीन को कहते हैं और कहीं पे एकड़ बड़ी जमीन को कहते हैं, और उसने पाया आधा आधा, मान लीजिए कहीं पे एक एकड़ ए कहता हूं, एक को कहता हूं ए डैश, ये आधा होता है, जो यहां पर होता है क्षेत्रफल उसका कितना है, ये आधा है। तो पता चले कि किसी ने यहां से खूब सारे खेत बेचे और यहां आकर के बोला अरे यार यहां तो डबल मिल जाएगा, यहां पर मैं 2 एकड़ बेचूंगा, ठीक है ना, यहां पे अगर मैं 2 एकड़ बेचता हूं तो यहां पता चलेगा 4 एकड़ मिल रहा है, मतलब यहां तो सस्ता हो गया, यहां मैंने 2 एकड़ बेचा और यहां आकर के 4 एकड़ खरीद लिया, ज्यादा जमीन का मालिक हो गया, अब ज्यादा पैदावार होगी। लेकिन उसको ये नहीं पता थी कि ये दोनों जगहों पे कैसी रह गई, बराबर ही रह गई, क्योंकि इसके आधी ही तो चल रही थी, छोटे जमीन को यहां के लोग एकड़ कह रहे थे, ठीक है ना। तो ये वेरी करता है भाई जगह जगह वाइज। तो दिक्कतें यही हो रही थी कि भाई हर देश अपने हिसाब से चल रहा था। जैसे मैंने अभी पाउंड वाला केस आपको बताया, हम 1 किलो के हिसाब से केक खरीद के लाते थे और कम पड़ जाता था भाई। कैसे कम पड़ जाता था, क्योंकि हमारे दिमाग में 1 किलो के हिसाब से और मिलता वो आधा किलो होता। तो मतलब क्या समझे, अब जरूरत है पूरे देश को कि भाई पूरे देशों को मिल करके कि भाई एक ऐसी यूनिट बनाए जो सब लोग माने, मतलब सब लोग उस यूनिट को वैल्यू दें, उस यूनिट को अपने रीजनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर सके। जैसे मैंने पाव का एग्जांपल दिया, 250 ग्राम को हमने 1 पाव कह लिया ना, अब भैया पाव देश भर में बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह है 250 ग्राम के बराबर।
जैसे शेर सुना होगा, एक शेर, सवा शेर, ये सब जो सुने, ये सब पहले हमारे क्षेत्रीय यूनिट्स थी, है ना, रीजनल यूनिट्स थी। तो इनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाया गया एसआई यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। ये क्या था, तो एक मीटिंग की गई और उस मीटिंग में डिसाइड किया सभी देशों ने मिलकर के कि भैया अब हम एक यूनिट को मानेंगे, यही सब जगह स्टैंडर्ड होगा। आपके क्षेत्र में ज्यादातर बोली जाती है, तो एक काम करिए, इसी से अपने आप को कंपेयर कर दीजिए, इसी से इसकी क्या कर दीजिए, तुलना करके आप रख लीजिए, जैसे हमने पाव को कंपेयर किया था। तो ये एसआई यूनिट जनरली बेस्ड है किसके ऊपर, एमकेएस के ऊपर, ठीक है। एसआई यूनिट किसके ऊपर बेस्ड है भाई, एमकेएस के ऊपर। और एसआई के ही जरिए हम पूरी साइंस में चलते हैं, इसीलिए इसको हम अगले पोर्शन में, हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पूरा डिस्क्रिप्टिवली कि एसआई एक्चुअल में क्या है। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं कि एमकेएस जो सिस्टम है वो अल्टीमेटली एसआई को सपोर्ट करती है, मतलब इसी को एसआई यूनिट्स के जैसा ट्रीट कर लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेता हूं मैं एफपीएस को भी थोड़ा सा। तो भाई ये है फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में एंड समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ये ब्रिटिश प्रणाली से भी जानी जाती है। भाई इन लोगों ने ही तो ये केक वेक ले आकर के दे करके चले गए, है ना। अदरवाइज हमारे यहां जो सेलिब्रेशंस होते थे वो तो अलग होते थे भाई। हमारे यहां जो सेलिब्रेशंस होते थे वो काफी अलग होते थे। ये ब्रिटिशियंस जब से आने के बाद इन्होंने पूरे तरीके बदल दिए। हम धीरे धीरे यूरोपियन कल्चर्स को होप जैसे कर रहे हैं, कहते हैं हम यूरोपियन कल्चर है, तो भाई सिर्फ यूरोपियन कल्चर में यही सब चीजें हैं क्या? यूरोपियन कल्चर का मतलब तो टेक्नोलॉजी से भी है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और सबका बेस कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ तार भारत में ही आकर के मिलता है। फिर भी हम इतने पीछे क्यों हैं? तो भैया उसका सीधा कारण है ना, हमने उनकी बाकी चीजें तो देखी, जो उनका मूल चीज जो यहां से लेकर के चले गए उसको हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उसको जाने दिया। अभी भी अब हम चाह रहे धीरे धीरे कि वो चीजें वापस आए। तो भाई आप भी इसी कमिटमेंट के साथ में पढ़िए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर ले जाएंगे। और उस टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाने के लिए क्या चाहिए होती है? चाहिए होती है साइंस, चाहिए होती है मैथ्स, चाहिए होती है पढ़ाई, बहुत ही बेहतर हमारा आईक्यू लेवल, बहुत सारा नॉलेज। और ये सब कुछ कहां मिलता है भाई? तो ये सब कुछ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। कैसे सर्च करते हैं? आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com। इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, या फिर आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो। आप सभी के स्टेट बोर्ड्स अल्टीमेटली एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, आपके क्लास के कंटेंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि एक्सक्लूसिवली हम लेकर के आए आपके लिए यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, साथ ही आईआईटी जेईई नीट। इसके साथ साथ में अगर आप चाहते हैं ओलंपियाड या फिर एनटीएससी की तैयारी करना, सीयूईटी की तैयारी करना, तो ये सब कुछ भी यहां पर मिल जाता है। साथ ही बैंकिंग, रेलवे, इंश्योरेंस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं उसकी भी तैयारी यहां पर कराई जाती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या होता है, आप अपने सर्च बॉक्स में जब लिख लेते हैं, ये पेज ओपन होता है, क्लिक कीजिए। सपोज आप बिहार बोर्ड से, आपने बिहार बोर्ड को क्लिक किया, आपकी क्लासेस ओपन हो जाती है। आप क्लास को टैप कीजिए, आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है कि भाई जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, हमारा जो है वो चैप्टर ओपन हो जाता है। उस चैप्टर के अंदर आने वाले हर एक टॉपिक के अंतर्गत हम बात कर रहे होते हैं उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस की, मतलब जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर हम क्या बात करते हैं भाई? तो हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, क्योंकि एमसीक्यूज भी आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अप्रॉक्स 25 मार्क्स के आसपास कवर करता है। हमारे एमसीक्यूज का मतलब सिर्फ एमसीक्यूज से नहीं है, उसमें हम बात करते हैं खालिस्तान की, उसमें बात करते हैं हम सही जोड़ी की, उसमें बात करते हैं हम सही गलत की, उसमें हम बात कर रहे होते हैं एक शब्दों में उत्तर की, मतलब ये सब कुछ जो एक एक नंबर के लिए आते हैं उनकी। इसके बाद में आपको देखने को मिल जाता है वन शॉट रिवीजन उस चैप्टर का, पूरा चैप्टर एक साथ में रिवाइज। इसके बाद में आपको देखने को मिलता है भाई वहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ मिल जाता है। करना क्या होता है आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्ले कीजिए, वीडियो प्ले होती है, आपको जहां पर मर्जी हो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ठीक है भाई? तो अभी के लिए क्या करना है आपको? तो अभी के लिए सिंपल सा काम करना है भाई, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जी हां आपका ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अब लेकर के आ गया है
हिंदी मीडियम एक्सक्लूसिवली बिहार बोर्ड की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 8 से लेकर के 12 तक की क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम मिल रहे हैं इसी चैप्टर के अगले पोर्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।